डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। यूएसए की एक फिल्म सिखाने वाली फिल्मिंग के लिए जहाँ पर जाते हैं कोर्सेज के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई। दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया गया कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी के पिक्चर्स क्लिक करने हैं, फोटोज़ क्लिक करने हैं, और दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आपको सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स ही क्लिक करने हैं, और बेस्ड ऑन योर टास्क आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो बताइए किसको ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऑफ कोर्स जिनकी क्वालिटी अच्छी थी उनको मार्क मिले। पर द आंसर इज़ कि जिन्होंने ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक किए थे उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को स्टार्ट कर दिया। जो क्वालिटी वाला ग्रुप था वो राइट मोमेंट की राह देख रहा था। क्वांटिटी वाले ग्रुप ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए और उन फोटोज़ में से उनको जो बेस्ट लगे वो उन्होंने सबमिट किया और उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ये जो रिसर्च है उससे हमें ये पता चलता है कि डोंट वेट फॉर परफेक्शन। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। आज 4 अगस्त 2021 है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन क्लिक दिस ज्वाइन बटन। आप एक छोटी सी अमाउंट पे करके स्टडी IQ को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट दिस लॉयल्टी बैजेस एज वेल। तो जब आप कमेंट करेंगे तो आपका लॉयल्टी बैच जो है वो आपके नाम के पास होगा, और यू कैन ऑल्सो हिट दिस सुपर थैंक्स एज वेल। इसमें भी एक छोटी अमाउंट पे करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वॉच आउट, दिस वन इज़ अबाउट कोविड-19। टू इज़ टू फ्यू, दिस वन इज़ अबाउट टेलीकॉम सेक्टर। फिर USA और अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। इसमें वियतनाम वॉर के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, ग्लोबल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और काउंट द डिस्ट्रेस, दिस वन इज़ अबाउट इकोनॉमी। IIT हैदराबाद और कानपुर के रिसर्चर्स का कहना ये है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि द थर्ड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक में हिट द कंट्री एज अर्ली एज दिस मंथ। ये अगस्त की बात हो रही है कि अगस्त 2020 में थर्ड वेव जो है ये प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले कुछ खबरें हमें ऐसी पढ़ने को मिली थी कि 4 जुलाई से थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है, और अब ये नई रिसर्च या फिर एक नया प्रेडिक्शन सामने आया है कि अगस्त से ये प्रॉपरली थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द थिंग इज़ कि एक इसमें अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि रिसर्चर्स का कहना ये है कि अक्टूबर में, अगस्त फिर सितंबर एंड अक्टूबर, तो आने वाले लेट्स से 90 डेज़ के बाद लगभग 100 डेज़ में अक्टूबर में कहीं आपको पीक देखने को मिलेगी, और ये पीक जो है वो होगी 1,50,000 केसेस पर डे। हर रोज़ 1,50,000 केसेस हमें देखने को मिलेंगे, और इसकी जो वेव की जो लेंथ है वो भी काफ़ी शॉर्ट होगी। तो कंपेयर टू सेकंड वेव, अपने आप में ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है कि थर्ड वेव, लेकिन सेकंड वेव के साथ कंपेयर करें जहाँ पर हमें 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने केसेस हर रोज़ देखने को मिलते थे, और उस टाइम पर बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं, बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट ये भी कहते थे कि भारत में अगर आपको 5 लाख केसेस हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 15 लाख केसेस हर रोज़ होंगे। सिर्फ 5 लाख ही हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा ये एक अनुमान है कि 1,50,000 केसेस अगर हर रोज़ हमें देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि एक्चुअली में 5 लाख केसेस हर रोज़ हों और हम सिर्फ 1,50,000 ही डिटेक्ट कर पाएँ। एनीवे, सेकेंड वेव के मुकाबले ये वेव की लेंथ भी कम होगी और नंबर्स भी कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें इसको लाइटली लेना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में अब अनलॉकिंग जो है वो नियरली अपने पीक पर पहुंच गया है। हमारे देश की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत सारे राज्यों में जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं, और कुछ राज्यों में तो लगभग 15 दिनों से स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो ऑपरेट होने लगे हैं। द इश्यू इज़ वेदर द कंट्री नीड्स ए प्रिवेंटिव लॉकडाउन इन अगस्त एंड व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ सच ए डिसीजन। क्या हमारे देश में एक लॉकडाउन की फिर से आवश्यकता है अगस्त 2021 में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर हम लॉकडाउन करते हैं, आई एम नॉट सेइंग ए प्रॉपर पूरे देश में लॉकडाउन, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पर लॉकडाउन की अगर बात करें,
तो वहाँ पर अगर लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स भी लगाते हैं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो इसकी क्या होगी, ये कुछ दो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं वो सरकार को और हम सबको अपने आप को पूछने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मैं देखता हूँ, मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप खुद अपने सिटी में ऑब्ज़र्व करेंगे देन यू विल फाइंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नियरली फुल होने लगा है। बसेस जो हैं उसमें फुल कैपेसिटी में बस ट्रेन्स ये सारी चीज़ें ऑपरेट होने लगी हैं। फ़्लाइट्स भी जो हैं वो लगभग 50-60% की कैपेसिटी में चल रही हैं। लेकिन चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होने लगी हैं और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी अगर आप देखें वो भी बैक टू नॉर्मल होने लगे हैं। तो अब लोग जो हैं फिर से जो एक नॉर्मल रूटीन था उसमें आने लगे हैं और अब फिर से थर्ड वेव का आना जो है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कैटास्ट्रोफिक, क्योंकि यू नेवर नो कि नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, फिर इसकी सीवियरिटी कितनी होगी, ये कितनी ज़्यादा सीवियर होगी ये भी हम अभी नहीं कह सकते। जब ये प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी तभी हम कह पाएंगे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो ये हैं, एक फोर्थ सेरो सर्वे किया गया और उसमें ये पता चलता है कि हमारे देश की लगभग 2/3 जितनी पॉपुलेशन जो है उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं। वनाज से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति जो है ये कोविड को लेकर वो डेवलप ऑटोमेटिकली हो चुकी है। ऑटोमेटिकली यानी कि हमारे बॉडी का जो एक काम करने का तरीका है, तो अब हमारे शरीर ने ऑटोमेटिकली ये एक प्रकार की डिफेंस सिस्टम जो है वो क्रिएट कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मास्क ना पहने। वी हैव टू वेयर ए मास्क, वी हैव टू मेक श्योर कि हम हैंड वॉशिंग और जो बेसिक हाइजीन है उसको फॉलो करें। सैनिटाइज़र को हमेशा अपने पास रखें व्हेन एवर यू फील, अगर आपने कोई ऐसे सरफेस को टच किया तो मेक श्योर एटलीस्ट हैंड वॉशिंग इज़ गुड, लेकिन हैंड वॉशिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स। वैक्सीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे देश में वैक्सीनेशन का रेट भी धीरे धीरे तो सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। 48 करोड़ डोजेस जो हैं वो हमने फ़िलहाल दे दिए हैं। Even if at a slow pace the number of fully vaccinated people is going up, this is a good thing। और ये जो एंटीबॉडीज़ की हम बात करें तो लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं वो अब ख़तरे में है। बाकी के लोगों को या तो फर्स्ट डोज मिल चुका है और जिनको फर्स्ट डोज नहीं मिला है उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर ने एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर ली हैं। दिस इज़ एज़ पर फोर्थ सीरो सर्वे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कैजुअल अप्रोच, लोग मास्क नहीं पहनते। जब से सेकेंड वेव स्टार्ट हुई और चल रही थी और उसके बाद के टाइम पर लोग जो हैं वो प्रॉपरली मास्क पहनते थे, लेकिन अब क्योंकि नंबर्स कई जगहों पर कम होने लगे हैं तो वी फाइंड दिस थिंग कि लोग जो हैं वो मास्क वैसे पहनते हैं लेकिन वो मास्क प्रोटेक्शन के लिए नहीं, फाइन से बचने के लिए पहनते हैं। तो ये जो एक एटीट्यूड है, ऐसा एटीट्यूड हमें बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने की आवश्यकता है। फर्स्ट, एट व्हाट पॉइंट वुड द रिस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज्ड बिफोर और आफ्टर द फ्रेश वेव हिट्स द कंट्री। थर्ड वेव के स्टार्टिंग और उसके बाद या फिर उसके टाइम पर किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, क्योंकि ऑफिसेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से खुल चुकी हैं। तो क्या इनको अभी खोल देना सही होगा या फिर और इतने समय तक ये बंद थे तो कुछ और समय तक बंद कर किए जाए। तो ये एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो सरकार को लेना होगा। सेकंड, कैन द डिसीजन ऑन रिस्ट्रिक्शंस बी डिफर्ड टिल एक्सपर्ट्स कंफर्म वेदर द वैक्सीनेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज हैव ब्लंटेड द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश इन्फेक्शंस। क्या हमें राह देखनी चाहिए? देखिए, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट हैं और इस प्रकार के वेरिएंट्स मिलते रहते हैं, तो क्या ये वेरिएंट्स को रोकने के लिए वैक्सीनेशन इज़ गुड? क्या एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी में है क्या दे आर इनफ टू बीट दिस डेल्टा प्लस टाइप ऑफ वेरिएंट्स? अगर हाँ तो फिर वी कैन कंटिन्यू, अगर नहीं तो फिर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और लास्ट ये है कि विथ स्कूल्स अबाउट टू री ओपन एंड चिल्ड्रन अंडर 18 नॉट वैक्सीनेटेड एट ऑल, वुड नॉट दे बी मोस्ट ससेप्टेबल टू थर्ड वेव?
हमारे देश में अभी भी बच्चों को वैक्सीनेट करने की शुरुआत नहीं हुई है। चाइना ने आज शुरुआत कर दी, यूएसए में इसकी शुरुआत हो चुकी है, दूसरे ऐसे देशों ने भी इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन हमारे देश में अभी भी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्या बच्चों को स्कूल में भेजना जो है वो सही डिसीजन होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो एक्सपर्ट्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर डिसीजन ना आए, अगेन ये शायद आपको बहुत ही बोरिंग लगे, लेकिन दिस इज़ द की। मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमको फॉलो करनी ही होगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। टू इज़ टू फ्यू, टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले की बात है, कितने सारे ऑप्शंस थे हमारे पास। अगर आपका सिम कार्ड आपको चेंज मीन्स, अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने दोस्तों को भी अगर पूछेंगे और आप याद करेंगे, देन यू विल फाइंड कि कोई वोडाफोन यूज़ कर रहा है, कोई आइडिया, कोई एयरटेल, कोई जियो, कोई देयर इज़ वन मोर कंपनी, नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल मुझे, लेकिन एक दो और कंपनीज ऐसी थी जो महाराष्ट्र और उन जगहों पर चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो थे वो अवेलेबल थे। आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीकॉम मार्केट की बात कर रहा हूँ। बहुत ही हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट थी। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई, और अब सिचुएशन ये हो सकती हैं, अभी हुई नहीं लेकिन ऐसी हो सकती हैं कि सिर्फ ड्यूओपोली हो। ड्यूओपोली यानी कि सिर्फ 2 ही कंपनीज होगी, एक है रिलायंस जियो और एक होगी एयरटेल। वोडाफोन का एक समय पर देश में राज चल रहा था, इन द सेंस जब टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो सबसे अच्छा नेटवर्क वोडाफोन का था। नई नई चीज़ें जो हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वोडाफोन प्रोवाइड करती थी। लेकिन फिर वोडाफोन और आइडिया जो है वो मर्ज हो गई। रिलायंस की एक धमाकेदार एंट्री की वजह से इसमें एक नया रेवोल्यूशन आया। लोग मीन स्मार्टफोन्स, आप देखिए अब ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ पैसे वाले लोग स्मार्टफोन यूज़ करते थे, आज हर किसी के पास जो है वो स्मार्टफोन्स होते हैं। के एम बिरला जो प्रमोटर हैं वोडाफोन आइडिया के, पर्टिकुलरली आइडिया के, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, वरना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वोडाफोन आइडिया जो है उसका मार्केट शेयर है 24%। ये 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। सबसे बड़ी है रिलायंस, उसके बाद है एयरटेल और उसके बाद आती है वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यह है कि ये कंपनी जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान यानी कि लॉसेस कर रही है। दूसरी चीज़, वोडाफोन आइडिया ग्रुप जो हैं उसके प्रमोटर्स यानी कि उनके जो मेन मालिक हैं वो अब और ज़्यादा पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं, और इन 2 चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने मदद नहीं की, आई एम नॉट सेइंग कि सरकार को पैसे देने चाहिए, सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं हो सकती, दूसरी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर कोई मदद नहीं मिली तो ये सिचुएशन हो सकती है कि ये वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी जो है वो बंद हो सकती है, और उसके बाद सिर्फ 2 ही कंपनीज बचेगी, जैसे मैंने आपको बताया, जियो और एयरटेल। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल, ये दोनों सरकारी कंपनीज हैं, और इनका शेयर, कलेक्टिव शेयर दोनों का मिलकर जो है वो 10% के आसपास है। टू बी ऑनेस्ट ये नॉन प्लेयर्स हैं, इनकी ना तो कोई इतनी कोई ख़ास बात है। आज भी कुछ लोग जो हैं वो बीएसएनएल एमटीएनएल का कार्ड यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आज भी, ये प्रॉपर टिपिकल सरकारी कंपनी की तरह काम करते हैं। अगर सरकारी कंपनी की बात करें, जैसे कि इसरो एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसरो का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। उसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं, अब उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जस्ट सेइंग कि अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल ने इनोवेटिव तरीके से एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम किया होता, तो आज जैसे एक कंपनी है ब्रिटिश टेलीकॉम जो ब्रिटेन में है, तो ऐसी कंपनी जो है ये बीएसएनएल एमटीएनएल हो सकती है। आज जहाँ पर रिलायंस है वहाँ पर बीएसएनएल एमटीएनएल हो सकते थे, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि सरकारी कंपनियों में जो एक वर्क कल्चर होता है, आप परफॉर्म करें ना करें, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज का काम करने का, डिसीजन लेने का तरीका एक अलग तरीके से होता है। उसके पीछे भी रीजंस हैं, क्योंकि जो मेन प्रमोटर हैं, जो मेन ओनर हैं, जो मेन व्यक्ति हैं, जिनके विजन, जिनके आइडिया, जिनकी मेहनत की वजह से कंपनी आगे बढ़ती है, शायद वो चीज़ जो है वो एक ड्राइव जो है
वो सरकारी कंपनीज़ में हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक सरकारी कंपनी है। ऑफिसर्स और जो लोग हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और फिर वो आकर उस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जियो की बात करें तो मुकेश अंबानी जो मेन उनके हेड हैं, तो उनका सपना, उनका विजन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस हैपन्स विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो एनीवे, इनफ अबाउट BSNL and MTNL. Reportedly, potential investors want some government guarantees, including an administered floor price above the cost of service. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेड फ्लोर प्राइस दी जाए जो कॉस्ट ऑफ सर्विस से थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जस्ट इमेजिन के 10 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विस है और ऊपर से 5 रुपये आपको एक फ्लोर प्राइस दी जाए, यानी कि आपको 15 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो चीज़ की डिमांड हो रही है, ये चीज़ जो है ये पब्लिक के लिए सही नहीं होगी, यानी कि हम सबको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। एक कंपनी को बचाने के लिए पूरे देश के यूज़र्स के पास ज़्यादा पैसा लेना जो है वो सही नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ये कहीं ना कहीं सरकार के पास एक रेंट सीकिंग, एक प्रकार से यू आर यूजिंग योर पावर के अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो इतने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी एक्सेट्रा, इतना टैक्स नहीं मिलेगा आपको, और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो फिर आपको हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेड फ्लोर प्राइस सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जिससे हम उनकी मदद कर सकती हैं। सरकार जो है वो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम पेमेंट्स जो हैं उसको कुछ टाइम के लिए मोराटोरियम दे सकती हैं, लेकिन ये सभी कंपनीज को आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ वोडाफोन के लिए फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक बेस्ट ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का इस्तेमाल करना, कि सरकार जो है वो बैंक्स को बता दे कि फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग कुछ सालों के लिए वोडाफोन के ऊपर आप बैड लोन्स जो हैं उसको अपनी बुक में, बैड लोन के पेज में आप इनका नाम ना लिखें, थोड़े टाइम के लिए उनको थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो, अगर कंपनी बचाई जा सकती है तो डेफिनेटली सरकार को इसमें IBC की मदद से ये चीज़ करनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक कंपनी को बनाने और यहाँ तक पहुँचाने में बहुत वक्त लगता है और बहुत सारे लोगों की जो रोज़ी रोटी है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इट इज़ गुड थिंग कि अगर कंपनी को ऐसे कुछ समय के लिए उनको थोड़ी राहत की सांस दी जाए और कंपनी को बचाया जा सकता है, देन सरकार को ऐसा करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ कि ये जो टेलीकॉम मार्केट है उसने कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, एज वी ऑल नो। कुछ दिनों पहले स्टडी IQ को लेकर एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आया था। आई एम श्योर शायद आपने पढ़ा होगा, बट आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ स्टडी IQ। कि अब देखिए कि कैसे 2016 में जब ये रिलायंस जियो आया और इंटरनेट जो है वो अफोर्डेबल हो गया, तो कितने सारे लोग जो हैं वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे। और स्मार्टफोन के आने से कितनी सारी नई जॉब्स जनरेट हुई, कितनी सारी नई फैसिलिटीज़ जनरेट हुई। ज़ोमेटो आया, स्विगी आया, फिर कितने सारे यूट्यूब के नए प्लेटफॉर्म्स आए, एजुकेशन जो है वो आ गया, हेल्थ सर्विसेज, अब प्रेक्टो और इस प्रकार के ऐप्स अब आने लगे हैं। तो इंटरनेट और ये जो कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम सेक्टर जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक समाज में, और इकोनॉमी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, और इनफैक्ट लाकर भी आया है, इनफैक्ट लेकर आया है, नॉट लाकर आया है, लेकर आया है। तो दिस इज़ द थिंग विद टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ एक ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ से सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। ये रेवेन्यू का सोर्स, सिर्फ इसको एक लिमिटेड रेवेन्यू के सोर्स पर नहीं देखना चाहिए। इससे भी बड़ा रोल ये समाज में और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखने वाला ये सेक्टर है। और जितना स्ट्रॉन्ग ये सेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी गांव गांव तक मिलेगी, और गांवों का भी विकास जो है वो, अब देखिए किसान को लेकर कृषि ऐप लॉन्च किया गया, कितनी सारी फैसिलिटीज़ मोबाइल ऐप से किसानों को मिल रही हैं। फिर मैं तो ये भी वक्त देखना चाहता हूँ कि जब माइक्रो लेवल पर, आपके गांव लेवल तक आपको बारिश कितनी कब होगी, किन किन दिनों पर, कितने आवर्स के टाइम में कितनी बारिश होगी, ये माइक्रो डिटेल्स जब किसानों को मिलेगी तब भी उसमें एक बहुत बड़ा, खेती बाड़ी में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आ जाए, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये कुछ जो टैक्सेस लगाए जाते हैं सरकार उनको कम कर सकती हैं। अगर कंपनी की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है तो IBC में कुछ चेंजेस करके थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस जो है वो कंपनीज को दी जा सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें की जाए
और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्टेबिलिटी लाई जाए तो नए प्लेयर्स जो हैं, कुछ नए इन्वेस्टर्स भी भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए कॉन्फिडेंट एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान. द हिंदू का ये आर्टिकल है. अब हम तो यही कहेंगे कि यूएसए ने अफगानिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया है जहां पर अफगानिस्तान को यूएसए की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. अभी भी जो यूएसए का एक लक्ष्य था, वो जो ऑब्जेक्टिव था और जो हम समझते थे, दुनिया और अफगानिस्तान के लोग ये समझते थे कि अफगानिस्तान जब प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा तब यूएसए जो है वो अफगानिस्तान को छोड़कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. यूएसए के जो थिंक टैंक, यूएसए के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं, उनका कहना यह है कि यूएसए का अब ऑब्जेक्टिव जो है वो बदल चुका है. अब यूएसए चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और जूनोटिक पेंडेमिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएसए की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं. अफ़गानिस्तान की बात करें और तालिबान की बात करें तो ये जो तालिबान है ये अब यूएसए का नहीं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ का प्रॉब्लम है, उनको इस चीज़ को संभालना चाहिए. पिछले 20 सालों से हम सारी चीज़ें जो हो सकती थी वो हमने की, ऐसा यूएसए का कहना है. सबसे ज़्यादा चीटिंग का जो एक किसी के साथ जब चीटिंग होती है तो वो जो फीलिंग आती है, ये फीलिंग अफ़गानिस्तान के लोगों को हो रही है. उनका कहना यह है कि पिछले 20 सालों से हमने ये सारे वॉर्स और ये सारे गन बैटल्स और बॉम्बिंग्स और ये सारी चीज़ें इसलिए हमने सही क्योंकि हम एक उजला भविष्य देखना चाहते थे. हमने ये आशा की थी कि एक वक्त आएगा जब ये तालिबान और ये सारी चीज़ें चली जाएगी, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश बन जाएगा और फिर हमारे देश में भी विकास होगा और तरक्की होगी और अफ़गानिस्तान के लोगों को एक नया जीवन जीने को मिलेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़कर ही चला गया. इट रिमाइंड्स अस ऑफ वियतनाम वॉर इन 1973, जब 1973 में यूएसए वियतनाम में से निकल गया. अब वियतनाम की हिस्ट्री और यूएसए की हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली ये था कि उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसएसआर और एक तरफ चाइना भी था और ये कुछ ऐसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे. तो यूएसए को ये लगा कि ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, खास करके सोवियत यूनियन, और उसको डायरेक्टली सोवियत यूनियन चाइना को भी सपोर्ट कर रहा था. चाइना का कम्युनिज्म थोड़ा अलग था, लेकिन यूएसएसआर जो है वो अलग अलग जगहों पर कम्युनिज्म स्प्रेड कर रहा था. तो यूएसएसआर, चाइना एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और यूएसए को यूएसएसआर और चाइना दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और यूएसए को ये खतरा था कि अलग अलग देशों में, एशिया के अलग अलग देशों में और कुछ ईस्टर्न यूरोप के अलग अलग देशों में ये यूएसएसआर जो है वो ये कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म की विचारधारा को स्प्रेड कर रहा है और वियतनाम ये कम्युनिज्म के चक्कर में फंस जाएगा. तो कम्युनिज्म ये इसको वियतनाम को बचाने के लिए फिर यूएसए ने इंटरवीन किया. वहाँ पर यूएसए पहुँच गया और फिर वॉर की शुरुआत हुई और फाइनली एक लंबे समय तक ये वॉर चला और फिर यूएसए जो है वो थक कर निकल गया, क्योंकि उस टाइम पर यह हुआ कि यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गए और ये हुआ कि यूएसए जो चाहता था वो उनको मिल गया कि चाइना जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट ना करे और सोवियत यूनियन जो है वो अकेला हो गया. तो फिर यूएसए को लगा कि अब कोई ख़ास खतरा नहीं है और ये कम्युनिज्म जो है वो पूरी दुनिया में अब नहीं फैलेगा. तो फिर यूएसए वियतनाम को अकेला छोड़ के निकल गया. तो सेम फीलिंग जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों को भी हो रही है. यूएसए का ये भी कहना है कि एक वक्त था जब तालिबान ने ओसामा बिन लादेन जैसे लीडर्स को पैदा किया, लेकिन अब उनकी ये कैपेसिटी नहीं रही है. तो इसीलिए यूएसए ये कह रहा है, यूएसए के पर्सपेक्टिव से उनकी कहानी ये है कि अब तालिबान का इतना कोई ख़ास खतरा नहीं है, थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं तो नेबरिंग कंट्रीज़ इसको संभाल सकते हैं. अब तालिबान का और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों का स्प्रेड होना जो है वो पूरी दुनिया में इतना कोई ख़ास नहीं है, इतना कोई बड़ा ख़तरा नहीं है जैसे वियतनाम में हुआ था कि भाई कम्युनिज्म का फैलने का इतना कोई खतरा नहीं है. तो यूएसए को अब लग रहा है कि तालिबान और इस प्रकार के जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फैलने का इतना कोई खतरा नहीं है, तो फिर अब हमें अफ़गानिस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है. दैट्स द थिंकिंग ऑफ यूएसए. काउंट द डिस्ट्रेस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है. द रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आर सरप्राइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिव. पीएलएफएस जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा
कंडक्ट किया जाता है। ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट, अलग अलग मैट्रिक्स के ऊपर, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव, इसका एक प्रॉपर पिक्चर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो रिपोर्ट आता है ये थोड़ा कंसिडरेबली पीछे रहता है, एक लैग हमें देखने को मिलता है। 12 महीनों का जो रिपोर्ट हमारे सामने आया है जुलाई 2019 से जून 2020 का, तो इसमें हमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जो कोविड से पहले और कोविड के बाद की सिचुएशन जो है उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। The first thing to note is that unemployment rate in India and its trend differ considerably depending on whether one chooses to use the usual status, unemployment over the past year method, or current weekly status, CWS, unemployment over the past week method. दो मेथड्स होती हैं और ये दोनों मेथड्स जो हैं ये अलग अलग रिजल्ट हमें दिखाती हैं। अगर आप यूजुअल स्टेटस मेथड को फॉलो करें, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल में अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हमें पढ़ने को मिलते हैं, और जो CWS है, करंट वीकली स्टेटस, तो इसमें पिछले हफ्ते के अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं, और दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो अलग हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर, ये यूजुअल स्टेटस को अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये डिक्लाइन हुआ है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम ये CWS मेथड को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो पिछले 5 दशकों का सबसे ज़्यादा रहा है। यानी कि एक ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा, बेरोज़गारी बढ़ी है, एक कहता है कि बेरोज़गारी जो है वो कम हुई है। तो ऑफ कोर्स दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन, इजंट इट। ऐसा ही एक डाइवर्जेंस जो है वो हमें दूसरे मेट्रिक में भी देखने को मिलता है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एसेंशियली द परसेंटेज ऑफ पीपल इन इकोनॉमी सीकिंग वर्क। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो जो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, मार्केट में जो काम ढूंढ रहे हैं, तो उसको लेकर उसके साथ जुड़ा हुआ एक परसेंटेज है। अब भारत का जो ये LFPR है, ये दूसरी हमारे जैसे इकोनॉमीज को कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, ग्लोबल एवरेज से 20 परसेंटेज पॉइंट ये कम रहता है। और अगर CWS मेथड को देखें हम, और ग्लोबल नॉर्म्स के साथ CWS मेथड जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 9% है। और यंगस्टर्स की बात करें तो 15 से लेकर 29 एज की ग्रुप की बात करें तो 20% जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस फॉर आवर इकोनॉमी। ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्रोथ जो है वो अच्छा हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके देश में जो है वो कम हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। इनफैक्ट USA और चाइना कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बड़े पैकेजेस इश्यू किए और उनकी इकोनॉमी अब बैक टू नॉर्मल होने को है। चाइना की बात करें तो नॉर्मल हो भी चुका है चाइना, लेकिन वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। भले ही इकोनॉमी अच्छे रेट पर चल रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर ज़्यादा है, और ये एक चिंता का विषय है। USA की बात करें तो USA ने एक मिसमैच देखा है, जो लोगों के पास स्किल्स हैं और जो कंपनीज को स्किल्स चाहिए, इसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच जो है खास करके पेंडेमिक की वजह से देखने को मिल रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड यानी कि कंजम्पशन, अब मैं कंजम्पशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत सारी बातें कंजम्पशन को लेकर की थी, तो जब कंजम्पशन डाउन होगा तो सारी कंपनीज के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ अकेला अच्छी बात नहीं है, ग्रोथ के साथ साथ अगर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और हमारे देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है 9% और यंगस्टर्स की बात करें 20%, तो इट मीन्स के इकोनॉमिक और सोशल हर्डल्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। ग्रोथ इज़ नॉट जस्ट इनफ, वी हैव टू क्रिएट जॉब्स के लिए लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे, इट्स लाइक टी कॉफ़ी, यू नो, नॉट टी कॉफ़ी बट एक्चुअली इट्स लाइक मिल्क, कॉफ़ी, शुगर, या फिर मिल्क, टी एंड शुगर। तो ये तीनों चीज़ों जब मिलती हैं, एंड यू कैन ऐड वाटर एज वेल, तो ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर चाय बनती है या फिर कॉफ़ी बनती है। तो यू नीड ऑल फोर ऑफ देम, सेम थिंग गोज़ विथ इट। आपको ग्रोथ के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट करनी होगी और स्किल्स भी प्रोवाइड करनी होगी, तब जाकर एक प्रॉपर ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ हमें देखने को
मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है न्यूजीलैंड, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक नई कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या है बताइए। एंड आई विल सी यू tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.